स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक। ये टॉपिक खनिज पोषण से संबंधित है। इससे पहले कुल 3 लेक्चर के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था खनिजों के बारे में। हमने अभी तक पढ़ा है खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उसका डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है, पादपों में खनिजों की उपस्थिति को और उसके कार्य को कौन सी विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो विधियों के अंतर्गत हमने पढ़ा था, एक था पादप भस्म का विश्लेषण और दूसरा था संवर्धन प्रयोग के द्वारा। संवर्धन प्रयोग के अंतर्गत जल संवर्धन की प्रक्रिया पढ़ी थी, वर्मिकुलेट पढ़ा था या सैंड कल्चर पढ़ा था, और तीसरा पढ़ा था फिल्म या न्यूट्रिएंट लेयर टेक्निक। इसमें से सबसे ज़्यादा जो उपयोगी होती है वो है सैंड कल्चर, और उसमें सैंड के स्थान पर हम वर्मिकुलेट लेते हैं। क्यों लेते हैं इसके बारे में हम पूर्ण रूप से डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस टॉपिक को वापस रिमाइंड करने के लिए पहले के वीडियो को ज़रूर देखें। टॉपिक को पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो देखें, जिससे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। हम आज की इस क्लास में जो खनिज पोषण या मिनरल न्यूट्रिशन का 4th भाग है के अंतर्गत मैक्रो एलिमेंट जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्रो एलिमेंट का कुछ भाग हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस का अवशोषण कैसे होता है, कार्य क्या होता है, इनकी कमी से या अधिकता से पादप पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा में इन तत्वों की या इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा कैसे किया जाए, पूर्ति कैसे की जाए। तो इसी संदर्भ में हम आज पढ़ने जा रहे हैं पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये सभी तत्व मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कहलाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं पोटेशियम। इसका अवशोषण मूल रूप से पोटेशियम धनायन के रूप में होता है, K+ के रूप में होता है। मृदा में ये विभिन्न प्रकार के अयस्क जैसे बायोटाइट, मस्कोवाइट और एलाइट जैसे अयस्कों के अवयव होते हैं। अयस्क से ये घुलनशील अवस्था में या विनिमय अवस्था के अंतर्गत मृदा के अंतर्गत उपस्थित होते रहते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष में जल का भराव हो जाता है तो जल रिसते हुए भूतल के निचले स्तर तक पहुंचता है। इस दौरान मृदा में उपस्थित कई प्रकार के न्यूट्रिएंट एलिमेंट और सॉल्ट या मिनरल्स पानी के साथ में घुल करके निचली परत तक पहुंच पाते हैं। इस क्रिया को निक्षालन कहते हैं। रेतीली मृदा में निक्षालन अधिक होने के कारण पोटेशियम आयन कम मात्रा में उपलब्ध होता है। कई बार प्रश्न बन सकता है कि रेतीली मृदा में पोटेशियम पादपों को कम मात्रा में उपलब्ध होता है, क्यों? क्योंकि उपस्थिति बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन निक्षालन हो जाने के कारण वो भूमि की निचली सतह तक पहुंच जाता है, और उस सतह तक जड़ नहीं पहुंचने के कारण पादप उस पोटेशियम को अवशोषित नहीं करता। हालांकि पोटेशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट है, लेकिन फिर भी ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का भाग नहीं होता। मैक्रोमोलिक्यूल्स बॉडी को निर्मित करने का कार्य करते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल्स का भाग नहीं होते हुए भी पोटेशियम पादपों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, इसलिए इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट के अंतर्गत पढ़ा जाता है।
मृदा से पोटेशियम आयन, पोटेशियम का अवशोषण पोटेशियम धनायन के रूप में होता है। हम डिस्कस करते हैं पोटेशियम के कार्य के बारे में। सबसे पहला फंक्शन होता है वो संतुलित वृद्धि और विकास हेतु होता है। पादप की वृद्धि विभज्योतिक ऊतक के द्वारा होती है। इन विभज्योतिक ऊतकों में विभाजन हेतु पोटेशियम की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसी कारण विभाजनशील क्षेत्र जैसे एधा, परोप तंत्र का अग्रभाग, विभज्योतिक क्षेत्र, मूल तंत्र का अग्रभाग या पादप का वो भाग जो वृद्धिशील है, क्षेत्र में पोटेशियम आयन की सांद्रता सामान्य से अधिक पाई जाती है। तो ये सारांश में कह सकते हैं कि विभज्योतिक क्षेत्र में इसकी विभाजनशील अवस्था को बनाए रखने के लिए पोटेशियम अत्यंत ही आवश्यक होता है। दूसरा इसका कार्य है एंजाइम सक्रिय के रूप में, जैसे फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम है, इसमें एंजाइम कैटालिटिक के रूप में पोटेशियम प्रयुक्त होता है। तीसरा इसका कार्य है रंध्रीय गति। रंध्र द्वार कोशिका और सहायक कोशिका से मिलकर बना होता है। सहायक कोशिका और द्वार कोशिकाओं के मध्य जल के आवागमन के फलस्वरूप रंध्र बंद होते हैं या रंध्र खुलते हैं। रंध्रों को होने वाली इस गति को रंध्रीय गति कहते हैं। रंध्रों के बंद होने और खुलने के लिए एक सिद्धांत आता है जिसको नाम देता है पोटेशियम आयन सिद्धांत, और वो निर्धारित ही होता है पोटेशियम के द्वारा। पोटेशियम आयन ही द्वार कोशिका में सांद्रता में परिवर्तन करता है, जिसके फलस्वरूप जल का आगमन होता है अथवा निर्गमन होता है। तो रंध्रीय गति को निर्धारित करने का कार्य करता है वो है पोटेशियम। चौथा कार्य है इसका, ये कोशिका रस और जीवद्रव्य के अंतर्गत उपस्थित होता है, इसलिए इनमें रेनाइन उदासीनीकरण, प्रासरण विभव का नियंत्रण और प्लाज्मा कला के आर पार अणुओं के परिवहन को निर्धारित करता है। इसके साथ ही ये प्रकाश संश्लेषण तथा फास्फोरिलीकरण क्रिया में भी आवश्यक होता है। पांचवा कार्य, पोटेशियम रंध्रीय गति के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन क्रिया का नियमन करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और क्लोरोफिल जैसे यौगिकों का संश्लेषण करने में भी पोटेशियम महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके अतिरिक्त अन्य खनिजों का अवशोषण कितना होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से पोटेशियम आयन प्रभावित करता है। तो कुल 6 कार्य हुए। इसमें से संतुलित वृद्धि और विकास हेतु एंजाइम सक्रिय के रूप में और रंध्रीय गति का निर्धारण पोटेशियम आयन के सबसे मुख्य कार्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त ये रेनाइन उदासीनीकरण, जिसके अंतर्गत किसी रेनाइन के साथ में जुड़ करके ये उसको उदासीन करता है। फॉर एग्जाम्पल यदि सीएल कोशिका के अंदर प्रवेशित होता है तो पोटेशियम आयन उससे जुड़ करके केसीएल का निर्माण करता है, फलस्वरूप रेनाइन उदासीन हो जाता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो रेनाइन उदासीनीकरण की क्रिया पोटेशियम के आयन के द्वारा सबसे मुख्य रूप से होती है। पोटेशियम के कारण पादपों में उत्पन्न होने वाला लक्षण मुख्य रूप से इसकी न्यूनता के कारण होता है। तो हम पढ़ेंगे भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स के संदर्भ में। पोटेशियम की कमी 2 तरीके से हो सकती है, एक तो होती है अत्यधिक और एक होती है मामूली या कम मात्रा में न्यूनता। तो हम पहले पढ़ रहे हैं इन एक्यूट डेफिशिएंसी केस, जब अत्यधिक मात्रा में पोटेशियम की कमी हो जाती है तब क्या होता है। क्योंकि पोटेशियम विभाजनशील क्षेत्र का मुख्य घटक होता है, इसलिए विभाजन नहीं हो पाता। फलस्वरूप पोटेशियम की कमी के कारण पादप का शीर्ष भाग विभज्योतिक क्षेत्र
नष्ट होना या निष्क्रिय होना प्रारंभ हो जाता है। इसे डाइबैक रोग नाम देते हैं। दूसरा होता है कुछ पौधों में पोटेशियम की अत्यधिक कमी के कारण तल शाखन अत्यधिक या असंख्यीय होने के कारण पादप की शीर्षत वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। तो पार्श्व भागों की शाखाएं तीव्र गति से वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है। इसके साथ ही ऐसे पादपों में पुष्प का विकास नहीं होता या बहुत ही कम मात्रा में होता है। यदि मृदा में या पादप में पोटेशियम की कम मात्रा में कमी हो तो इन मिल्ड डेफिशिएंसी केस होते हैं तो प्रवृद्धि सीमित हो जाती है और पतले पुरोतंत्र का विकास होता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम की कमी होने पर सामान्यतः पुराने पर्ण के किनारों का क्षेत्र भूरे रंग का पड़ जाता है। इसके अग्रभाग पर धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं और पर्ण का हरा रंग कम होने के कारण या कम होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो नीलाभ रंग के दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। चौड़ी पत्तियों के पर्ण फलक में पोटेशियम की कमी के विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत ये अग्रभाग से पीछे की ओर मुड़ जाता है। तो पर्ण है वो पीछे की ओर मुड़ जाएगी। पोटेशियम की कमी के कारण सामान्यतः पर्ण और अंतःपर्व छोटे होते हैं, तना दुर्बल होता है। इसके साथ में पर्ण में क्लोरोसिस अर्थात क्लोरोफिल का ह्रास होने के कारण अंतःशिरीय क्षेत्र पीले रंग के उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम इसका सारांश निकालें कि न्यूनता के मुख्य लक्षण क्या होंगे। तो मुख्य लक्षणों में इसके शीर्ष भाग की वृद्धि रुक जाती है, फलस्वरूप डाइबैक रोग होगा और तल शाखन की क्रिया अत्यधिक मात्रा में होती है। पोटेशियम की कमी के कारण पादपों में मुख्य रूप से दो प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पहला रोग होता है, इसको डाइबैक कहते हैं। इस रोग के अंतर्गत पादप के शीर्ष भाग विघटित होने के कारण या उनका क्षय होने के कारण पादप की वृद्धि अवरोधित हो जाती है। और जब शीर्ष भाग अवरोधित हो जाता है, उस स्थिति में उसके पार्श्व भाग की कलिकाएं विकसित हो जाती है। फलस्वरूप प्लांट है वो रोजेट स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दूसरा रोग है वो रोजेट डिजीज, जैसे चुकंदर और अजवाइन के अंतर्गत मुख्य रूप से इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। जब मृदा में पोटेशियम की कमी होना प्रारंभ हो जाती है, उस स्थिति में पोटेशियम सल्फेट या पोटास के विभिन्न सल्फेट रूप को मृदा में दिए जाने से पोटेशियम की कमी पूरी हो जाती है। चौथा एलिमेंट है कैल्शियम। मैक्रो एलिमेंट जो कि प्राइमरी कंडीशन के थे या प्राथमिक गुरुमात्रिक तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस को हम डिस्कस कर चुके हैं। द्वितीयक गुरुमात्रिक तत्व या सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट जिसमें 3 तत्व रखे गए हैं, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम। तो इसमें पहला है कैल्शियम। कैल्शियम मूल रूप से एपेटाइट, कैल्साइट और डोलोमाइट जैसे खनिज अयस्कों से प्राप्त होता है। इन अयस्कों के विघटन से ये मृदा में आयनिक अवस्था के अंतर्गत उपस्थित होता है। इसका अवशोषण मूल रूप से कैल्शियम धनायन के रूप में होता है। अवशोषण की क्रिया मृदा की प्रकृति पर निर्भर करती है। यदि अत्यधिक मात्रा में अम्लीय मृदा है, उस स्थिति में कैल्शियम आयन का अवशोषण कम होता है, जबकि कम अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में कैल्शियम का अवशोषण आसानी से हो जाता है। पादप में कैल्शियम के मुख्य कार्य में पहला देखिए सेल वॉल के कंपोजिशन का एक पार्ट है। विभाजन क्रिया के बाद सबसे पहले मध्य पटलिका या मिडल लेयर बनती है। उसके बाद में प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल का सिंथेसिस होता है।
मध्य पटलिका में कैल्शियम पैक्टेट एक घटक होता है जिसका संश्लेषण ही कैल्शियम की उपस्थिति में होता है, अर्थात कैल्शियम और पैक्टिन मिलकर कैल्शियम पैक्टेट बनाते हैं। तो कैल्शियम पैक्टेट मध्य पटलिका का एक मुख्य अवयव है, इसलिए कोशिका भित्ति के संश्लेषण में इसको मुख्य घटक के रूप में माना गया है। दूसरा है कोशिका कला की पारगम्यता का निर्धारण। इसके अतिरिक्त एमाइलेज, फास्फोलाइपेज, एटीपीएज, सक्सिनेट, डीहाइड्रोजिनेज जैसे एंजाइमों के एक्टिवेटर या एंजाइम सक्रिय के रूप में कैल्शियम महत्वपूर्ण योगदान देता है। पादप में कार्बोहाइड्रेट तथा एमिनो एसिड के ट्रांसलोकेशन अर्थात स्थानांतरण क्रिया के लिए भी कैल्शियम अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक होता है। कैल्शियम इन यौगिकों के स्थानांतरण क्रिया को प्रभावित करता है। मृदा में कैल्शियम की कमी हो जाने के कारण कई प्रकार के लक्षण पादपों में विकसित होते हैं, जैसे सामान्यतः तरुणपन, यंग लीफ, स्टेम और रूट के वे बिंदु जो विभाजनशील हैं, मेरिस्टेमेटिक्स टाइप्स है जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी पाई जाती है, के आसपास क्षेत्रों में सबसे पहले कैल्शियम की कमी के कारण लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है। इन कोशिकाओं में मिडल लेयर का निर्माण नहीं होने के कारण कोशिका भित्ति का निर्माण या संश्लेषण नहीं होता है। दूसरा, अंतःशिरीय क्षेत्र और शिरीय क्षेत्र के अंतर्गत क्लोरोफिल के नष्ट हो जाने के कारण क्लोरोटिक बॉन्ड्स विकसित होते हैं। पर्ण के अंतर्गत झुलसापन, स्क्वारेसिंग या उन पर्ण पर छोटे छोटे धब्बे उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको स्पॉटिंग या चितकबरापन कहते हैं। तो पर्ण के अंतर्गत पीलापन पड़ने के साथ साथ झुलसापन और चितकबरापन जैसे लक्षण भी विकसित होते हैं। कैल्शियम न्यून मृदा में उगने वाले पादपों की जड़ें अत्यधिक अल्प विकसित होती है। ऐसी जड़ों में रेशे नहीं पाए जाते हैं। फाइबर की एब्सेंस के कारण ये जिलेटिनी जैसा लगता है। कुछ पादप जैसे फ्लैक्स या क्लोवर में इनमें देखा गया है कि कैल्शियम की कमी के कारण पीटियोल और पेडिकल प्राय मृत हो जाते हैं, जिसके कारण पर्ण की ग्रोथ सामान्य रूप से नहीं होती। कैल्शियम की कमी के कारण पादपों में मुख्य रूप से दो प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पहला रोग जिसे ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज कहते हैं या पुष्प अत्यंत विगलन रोग, ये टमाटर के अंदर पाया जाने वाला सामान्य रोग है। इसमें यंगेस्ट फल के डिस्टल एंड पर एक अवनत या डिप्रेस्ड क्षेत्र बन जाता है। ये क्षेत्र गहरे हरे रंग के ऊतकों से घिरा हुआ होता है। इस कारण टमाटर का फल का गुदे संतरे के समान हो जाता है। इस रोग को ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज कहते हैं। दूसरा रोग सामान्य तौर पर पत्ता गोभी, चुकंदर या तंबाकू में पाया जाता है। इन पादपों की लीफ टिप का हुकिंग या अंकुशन हो जाता है, जिसके कारण पर्ण का अग्रभाग मुड़ जाता है। इस रोग को नाम देते हैं टिप हुकिंग डिजीज। टिप का मतलब लीफ टिप पार्ट, हुकिंग का मतलब हुक के समान या अंकुश के समान हो जाना, जिसके कारण पत्तियों की सीमांतीय और केंद्रीय क्षेत्र में असमान वृद्धि हो जाती है। तो ये दो प्रकार के रोग जो टमाटर और पत्ता गोभी में संपन्न होते हैं। कैल्शियम की मृदा में कमी हो जाने पर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या सुपर फॉस्फेट मिलाने से मृदा में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय क्षेत्र में सामान्यतः कैल्शियम की कमी मिट्टी के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने कुल दो प्रकार के मिनरल
को पढ़ा है, जिसमें एक पोटेशियम और दूसरा कैल्शियम है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिनरल न्यूट्रिशन के 5 पार्ट के अंदर पार्ट 5 के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम और सल्फर के बारे में। टॉपिक को कंप्लीट समझने के लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें। थैंक यू।